नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर चौबे जी आज के इस फैकल्टीज के साथ संवाद में भाग ले रहे हैं। इस संस्थान के डीन्स, फ्रीडम डिपार्टमेंट मेंबर ऑफ फैकल्टी, आप सभी हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं, इसलिए आप सबको मेरी बात प्रणाम। कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। आप सारे के सारे गुरु, इसलिए आप सारे लोगों को मेरा अभिवादन, आप सबको मेरा अभिवादन। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चौबे जी को भी। चौबे जी जब आए थे वहाँ पे दिल्ली में कार्यक्रम के लिए, जिसमें तमाम सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स आए हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने उनसे बात की, उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आप आइए, शिक्षा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप एडजस्ट करिए। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि बच्चों से बात करना मुझे पसंद है, लेकिन मैं बच्चों के साथ साथ फैकल्टी से भी बात करूँ, फैकल्टी बच्चों को बनाते हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। और नए परिवेश में नए किस्म से फैकल्टी दिवस अगर आप इजाजत दें तो मैं सुबह अगर बच्चों से बात करूँगा तो शाम को फैकल्टी मेंबर से बात। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी ने कहा बिल्कुल आप दोनों वर्ग से अलग अलग बात करेंगे। तो सुबह मैं समझता हूँ आप नए होंगे, तो मैं एक छात्र के रूप में बात करना चाहूँगा। मेरे क्या वो छात्र लोग कहते हैं कि आज के नए परिवेश में छात्रों से क्या अपेक्षा है, वो क्या करें, कैसे करें कि जिस तरह प्रकार से देश आगे बढ़ रहा उसके साथ मेरे आपसे इस समय मैं आपसे बात करूंगा कि इस नए परिवेश में आपसे क्या अपेक्षा है, क्योंकि छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे के अन्योन्यान संबंध। छात्र है इसलिए शिक्षक, शिक्षक है तो इसके लिए छात्र है। दोनों का एक सिक्के के दो पहलू है। छात्र को बनाने के लिए शिक्षक का बहुत, शिक्षक को आपने असिस्टेंट प्रोफेसर कहिए, एसोसिएट प्रोफेसर कहिए, प्रोफेसर कहिए, डीन कहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कुछ भी कहिए, ये दोनों अन्योन्यान संबंध। अन्योन्यान आयोग आप सारे लोग हिंदी तो समझते हो ना, ये तो मैं अंग्रेजी में सोचता हूँ, आप हिंदी समझते हो, तो आपका दोनों एक सिक्के के दो पहलू, इसलिए आपसे बात करना मेरा बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज हमारा देश जिस प्रकार से बदल रहा है, इसका एक नमूना आपने देखा NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर आप इसको देखते हो, आप लोग लागू भी कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट को लागू कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक आमूल परिवर्तन करने के लिए वो सोच साकार होगी, साकार हो रही है। इसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था मैंने अभी जैसे बात कर रहा था, चौबे साहब पहुंच के, मैं लाइब्रेरी में था, वहाँ पहुंच के उनसे बात कर रहा था कि जब 1999 में मैं सिडनी में MBA कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें मैंने देखी। बच्चों के हमारे बच्चे उसमें KG में और उसके क्लास में, क्लास में थी, बेटा मेरा क्लास KG में, उनकी भी देखी थी, और हमने अपने इंस्टीट्यूट की भी देखी थी, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं MBA की पढ़ाई कर। अभी हमसे बहुत पीछे है, उतना हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम उनसे बहुत आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इरादा है, हमारे अंदर संकल्प है। वो संकल्प है विकसित भारत 2047, वो पूरे देश का संकल्प है। और जब आपको अगर लंबी छलांग लगानी है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको कोशिश ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश का जो परिश्रम का जो कहते हैं फल मीठा होता है। जब आप देखेंगे कि आपके बच्चे, आपके जो छात्र हैं, आपके जो छात्राएं हैं, जब वो आगे बढ़ेंगे, उस विकसित भारत को मजबूती देंगे, तो आपको लगेगा कि देखो हमने इस देश को विकसित करने के लिए ये प्रयास किया और इसका ये रिजल्ट। इसलिए आपको आम छात्र नहीं पैदा करना, जो सामान्य तौर पे जो छात्र पैदा करते हैं, बल्कि वो देश की सोच के साथ अपने आप को। देश को विकसित भारत बनाने का मतलब क्या हुआ, यानी विकसित देश। पहले तो विकासशील तो खुद कहते हैं, हम छोटे पैदा हुए तो बच्चे से छोटे स्कूल में जाते थे, हम विकास डेवलपिंग कंट्री, हम बड़े हुए
विकासशील देश है। जब हम आईएएस की सर्विस ज्वाइन किए विकासशील देश है। जब आईएएस की नौकरी पूरा कर लिए, जब हम चीफ सेक्रेटरी से रिटायर करके तब भी हम विकासशील देश। लेकिन पहले बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से देश की आवाज को अपनी आवाज दी। देश में भाव को उन्होंने अपनी आवाज दी और कहा कि हम 15 अगस्त 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ये जो विकसित राष्ट्र बनाने का जिम्मेदारी केवल अकेले प्रधानमंत्री की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारे देश के हर एक नागरिक की, ये जिम्मेदारी हमारे हर देश के हर एक वर्ग की है। हर एक को अपना बेस्ट देना है, तब जाकर के हमारा देश विकसित राष्ट्र बन पाएगा। तो विकसित राष्ट्र का क्या मतलब हुआ? विकसित राष्ट्र का मतलब हुआ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टॉप क्वालिटी का। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा चाहे रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे जलमार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे वो शहरों के भीतर मेट्रो सिस्टम हो, शहरों के बीच में इंटर सिटी जो हमारा रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, हर एक सिस्टम हमारा जो डिजिटल सिस्टम हो, जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। तब हमारा देश विकसित बन पाएगा। तब हमारा देश जो चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कोरिया हो, आपका जो है सिंगापुर हो, चाहे वो फिनलैंड हो, जर्मनी हो, इन सारे देशों की श्रेणी में उनके बराबर नहीं, उनके आगे बढ़े तो वो संभव है। विकसित तब होगा जब हमारे यहाँ देश में जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आज की डेट में, जितनी सारी टेक्नोलॉजी, उन टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हो। और आप देख रहे हैं, आप लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जितना है वो कोई भी चीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर मशीन लर्निंग हो, बायोटेक के फील्ड हो, स्पेस टेक के फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, हर एक फील्ड में, रोबोटिक्स हो, ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो, हर फील्ड में हम बिल्कुल अपफ्रंट हम इनको सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, हम एनर्जी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे 2047 तक। जो आज हम लगभग इतना सारा पैसा खर्च करते हैं एनर्जी के लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इन चीजों पे इतना जो खर्च करते हैं, हाई ग्रेड का जो कोल हो, इतना जो खर्च करते हैं, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे 2047 तक। और ऐसे केवल कहने से नहीं, उसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। एनर्जी के बारे में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो चल रहा है, जो हमारा जो बैटरी इसको स्टोरेज सिस्टम के बारे में, पंप स्टोरेज सिस्टम के बारे में, तमाम सारी जो आज की डेट में हमारी जो केवल बैटरी होती थी, लिथियम की बैटरी, तो उसकी जगह पे कई नई सारे टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई चीजें आज वो कोशिश की जा रही है कि क्या हम करें जो हमारे देश में उपलब्ध हो। हमारी निर्भरता दूसरे बलों की, कोई कहते हैं कि हम आपको ये मटेरियल नहीं देने वाले, आज हम मैग्नेट नहीं देंगे आपको, लिथियम नहीं देंगे आपको, हम ये आपका ये कोबाल्ट नहीं देंगे, ये चीज नहीं देंगे, तो उस पर हम निर्भर न करें। तो उसके लिए हमारे देश में हम ऐसा कुछ करें कि हम पूरी तरह से एनर्जी पर आत्मनिर्भर बन जाए, क्योंकि एनर्जी के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो बेसिक आवश्यकता होगी, जब हम 2047 में विकसित देश होंगे तो हमारी एनर्जी का कंजम्पशन कुछ हाई होगा। और जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा, हम उसको रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा, उसको ऐसे सोर्सेज जो कि ग्रीन एनर्जी है, अगर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करेंगे तो पोल्यूशन नहीं करना है। ऐसे तो हमारे यहाँ जो आज की डेट में ग्रीन हाउस गैस के जो आपके जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जो कार्बन इमिशन होता है, उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं है। आज भी हम चीन से, अमेरिका से और कई सारे देशों से नीचे है, लेकिन जो है वो भी बहुत ज्यादा है। वो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए जो क्लाइमेट रेजिलियंस, आज आप देखिए कि बॉम्बे की हालत क्या हो रखी है, कभी गुड़गांव में, कभी चेन्नई में, कभी तमाम सारे शहरों में, कहीं पे फ्लडिंग हो रही है, कहीं पे जो हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, कहीं पे हीट वेव्स वहां पे हो रही है। इतनी सारी चीजें जो ह्यूमन चैलेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट। तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, और उसको रोकने के लिए कैसे हमारा एनर्जी ट्रांजिशन, जो कि आज की डेट में फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कितना है, लगभग 72% हम एनर्जी। ऐसे तो आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम जो है 50% रिन्यूएबल एनर्जी हम ऑलरेडी कैपेसिटी बिल्ड कर चुके हैं। हमारी कैपेसिटी जो है, जो 15 अगस्त को उनकी स्पीच थी कि हम इसको 50% से ऊपर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बिल्ड कर। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर की हो, चाहे विंड की एनर्जी हो, ये सब रेगुलर नहीं है, ये सारे के स्पाइक्स है। अभी बहुत अच्छी विंड चलेगी तो काफी एनर्जी बनेगी, जब विंड नहीं चलेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। जब अच्छी सोलर लाइट होगी तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा, जब सोलर लाइट कम होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो कैसे आप इसे ग्रिड को मेंटेन कर सकते हैं? हमने वन वर्ल्ड वन ग्रिड,
वन सन, इसके ऊपर काम किया, नेशनल सोलर अलायंस बना करके, ताकि ग्रिड की हम स्टेबिलिटी जो है अक्रॉस द बॉर्डर करें। बट अक्रॉस द बॉर्डर करने के पहले विद इन द कंट्री हम कैसे अपनी ग्रिड को स्टेबलाइज, क्योंकि हम खुद ही एक वर्ल्ड के साइज के बहुत बड़े, हम इतने बड़े मुल्क हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं। इस पे आपको सोचने की जरूरत है। पूरी एनर्जी अपने आप में एक नया चैलेंज है। उस एनर्जी को जो लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक, क्योंकि सोचिए कि हम 50% मैन्युफैक्चर करते हैं और कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 28%, यानी 50%। अभी ग्रिड में हम उसको स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो एनर्जी को स्टोर करने का सिस्टम हमारे पास कैसे होना चाहिए, उसके बारे में सोचने की। और वो आप इसको जो बच्चों के, मैंने जो आप तमाम सारे रिसर्चेज करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि आपके यहाँ इन्वायरमेंट एंड वाटर के ऊपर आपका एक मेजर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। तो एनवायरमेंट और वाटर की तरफ से लेकर के, एनवायरमेंट मींस एनर्जी इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स पुअर एनवायरमेंट। तो कैसे आप वहां से ट्रांजिशन कर सकते हैं, उस पर क्या क्या कर सकते हैं, रिसर्च क्या क्या। वाटर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको मालूम है कि हमारे देश में केवल 4% वाटर है दुनिया का, लेकिन आबादी हम कितनी, 17 से 18% आबादी को हम सस्टेन करते हैं, यानी मोर देन 4.5 टाइम्स ऑफ व्हाट वी हैव। फ्रेश वाटर हमारे पास उतना नहीं है। तो कैसे वाटर का हम सही प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसे एनर्जी में हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी पे बात करती हैं, कैसे हम लोग वाटर एफिशिएंसी पे हम लोग जा सकते हैं, कैसे वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग RRR रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के बारे में हम लोग क्या काम कर सकते हैं। ये एक इतना बड़ा चैलेंज है, इसमें काफी कुछ रिसर्च करने की जरूरत है। और केवल ये जरूरत है हमारे लोगों को चैनलाइज करने की, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की। आप एनर्जी अगर चैनलाइज कर देंगे तो आप देखेंगे कि यही हमारे बच्चे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि जब वैश्विक महामारी कोविड आई 2020 में, दुनिया को तहस नहस कर दिया, अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दी। केवल हमारे देश में जिस प्रकार से इसका मैनेजमेंट किया गया, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था, न तो हमारे पास वैक्सीन था, न हमारे पास किट थे, न तो हमारे पास वो सुविधाएं थी, आपको जो है लोगों को ऑक्सीजन की सुविधाएं थी, ऑक्सीजन के प्लांट हमारे पास नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार से मैनेज किया गया, दुनिया ने देखा कि कैसे इतना बड़ा नमूना क्रिएट किया देश में, एक बड़ा एग्जाम्पल, एक मॉडल क्रिएट किया हमारे देश में। हम न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि दुनिया को भी हमने फीड किया। तो ये हमें केवल सही तरीके से चैनलाइज करने की जो बात करते हैं, जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि आप में क्या ताकत है, और जामवंत के कहने से हनुमान जी सागर लांग गए। ये हमारे लोगों की ताकत है। उस ताकत को हम कैसे कर सकते हैं, हमारे शिक्षक इस चीज को कर सकते हैं। दूसरा जो फील्ड है आपका जो सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में, आपको सोसाइटी के बारे में, आपको जो है गवर्नेंस के बारे में क्या चीज करेंगे जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चीजें खत्म न हो, उसके बारे में लोगों की एक्सेप्टेंस हो, लोग उसके साथ जुड़ जाए। इस पे जो हमारा सोशल सेक्टर में जो सोसाइटी को लेकर के, जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, उनको उसके बारे में इन्वायरमेंट से लेकर के या गवर्नेंस सिस्टम को लेकर के क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसी पे क्या क्या काम कर सकते हैं। ये आपके लिए चैलेंज, आपको सोचना है कि कैसे हम इस फील्ड में लोगों की एनर्जी को चैनलाइज करें। और एक बार जब आप सोचना चालू करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। ये मत सोचिए कि आप NIT तो आप नहीं कर सकते, आपको IIT बनना नहीं, NIT IIT से आगे बढ़ सकता है, केवल सोचने की बात है। मैं तो ये कहता हूं कि NIRF की रैंक आपकी जो भी नवी है, क्यों नहीं आप इसमें चैलेंज दीजिए कि हम नवी रैंक से लेकर पहली रैंक पहुंचे NITs के बीच में। क्यों नहीं हम 44 से लेकर के पहले टॉप 5 में पहुंच जाए। अगर 70 मेंबर्स तय कर लें, जो प्रधानमंत्री से मैंने सीखा है संकल्प सिद्धि के बारे में, आपने अगर से एक संकल्प लिया कि चलो अगले साल हमारा जो है रैंक जो है हमारा टॉप 5 में रहे, या 44 है तो टॉप 10 में रहे, आप कर सकते हो। आप सोचो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई, जब माननीय प्रधानमंत्री जो 2014 में आया, उसका 2015 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो है एक बेसिक उसके ऊपर खुद फोकस किया गया। मैं उस जमाने में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था अर्बन डेवलपमेंट में। 10 मेजर पैरामीटर से वर्ल्ड बैंक उसके रैंकिंग करता था दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। उस 10 में एक रैंक था कंस्ट्रक्शन परमिट के बारे में, और कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा 2016 की जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई, हमारी क्या रैंक थी, 185 रैंक थी। उस समय हमें मैंडेट मिला कि हमको इसको सुधार करना है। हमने बहुत कोशिश की कि एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में मैं ये सब सारा देखा करता था, बहुत मेहनत की, हमारी रैंक कितनी होगी, 186 होगी। और अगले साल और मेहनत किया तो बढ़कर के 183 हो गई, 183 हो गई।
दुनिया में 190 देशों में हम 183, 185, 186 में घूम रहे थे। लेकिन अगले बार जब हमने पूरी और ताकत लगाई, क्योंकि ताकत में कमी नहीं थी, केवल चैनलाइज करना था सही डायरेक्शन में, इसके लिए आप उसी में मैं 2 घंटा बात कर सकता हूँ कि क्या हमने किया, कैसे हमने किया। हमारी रैंक सीधा सीधा कूदी, वहां से 183 से रैंक हमारी चली गई सीधे 57 में आ गई। और अगले साल हमारी रैंक 27 आ गई, दुनिया में रैंक 27। दो दुनिया के लोग आश्चर्य कर रहे थे कि जो 186 था, 186 से 27 कैसे पहुंचे अगले 4 साल के भीतर। केवल सही जगह एनर्जी चैनलाइज करना। आपने देखा, आप तो साइंस के लोग हो, अगर आप केवल एक लेंस लगा दो तो पूरी की पूरी जो सन की सूरज की रोशनी होती है वो कागज को जला देगी। वो आपने फोकस अगर बना दिया तो उसको जला देगी। ये हमारे अंदर ताकत है, इस देश में ताकत है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप एनआईआरएफ रैंकिंग को क्यों नहीं सुधार सकते हो? आप सुधार कर सकते हो। चीज को केवल सोचने की बात, एक बार संकल्प लेने की बात है। क्योंकि हमारे लोगों में, बहुत सारे लोगों में एक नेगेटिव फीलिंग होती है, हमसे कैसे होगा, हम कैसे कर लेंगे, हम तो भी एनआईटी में बहुत पीछे की एनआईटी, वो तो दूसरी जगह तो इतने सारे, इतने किस्म किस्म के इंस्ट्रूमेंटेशन, इतने बड़े काबिल लोग हैं। आपने कछुआ और उसकी जो है क्या कहते हैं, खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी हो। तो जो सस्टेन करता है, कंटिन्यूस सस्टेन करता, वही विजय हासिल करता है। तो आप अगर सस्टेन करेंगे कोई लक्ष्य लेकर के, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमारे देश में जिस प्रकार से मेक इन इंडिया था या मेक फॉर द वर्ल्ड, दुनिया का बनाने के लिए, अभी हमको हमारे इंट्रोडक्शन जो दे रहे थे, बता रहे थे कि डीएमआरसी का मेट्रो, डीएमआरसी नहीं बल्कि पूरे देश के जितना मेट्रो सिस्टम है सबका में चेयरमैन है। हर एक, चाहे दिल्ली का हो, चाहे चेन्नई का हो, चाहे बेंगलोर का, मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों के सभी उसका एज अर्बन सेक्रेटरी में, ऐसा नहीं मेरी अपनी वजह से भी अर्बन सेक्रेटरी सबके चेयरमैन होते हैं। लेकिन सेक्रेटरी चेयरमैन बनना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बल्कि मैंने पूरी जान लगा दी कि हमारा अर्बन सिस्टम में जो मेट्रो सिस्टम है इतना इंपॉर्टेंट है। उस समय जब हम 2014 में शुरुआत की थी तो हमारे देश में केवल 240 किलोमीटर मेट्रो चलती थी, केवल 5 शहरों में। और आज कितने में शहरों में चलती है? 30 शहरों में बन रही है, 22 शहरों में 1036 किलोमीटर मेट्रो चलती है। और उस समय पैसेंजर जो है बहुत कम थे, और आज की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर डेली मेट्रो सिस्टम पे चलते हैं। क्योंकि ऐसा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को विकसित बनाने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया, सब चीज संभव है। और सबसे अच्छी चीज आप बताऊं मेक इन इंडिया सिस्टम के बारे में, जब हमने 2014-15 में हम लोग मेट्रो का जब उसको खरीदते थे, प्रोक्योरमेंट करते थे, एक मेट्रो हमारा 14 करोड़ से ज्यादा का आता था, 14.5 करोड़ का उसमें हमने निकाला था। और जब हमने मेक इन इंडिया कर दिया, सारा का सारा सिस्टम अपने देश का कर दिया, 8 करोड़ से कम जो हमने 2021 में जब मैं निकला, और लास्ट हमने जो टेंडर जो किया था, उस टेंडर में 7.8 करोड़ का एक मेट्रो सिस्टम आया। 7.8 करोड़, आप सोचिए, लगभग आधा दाम चला गया। और जहां तक उसके सिस्टम की बात है, उससे कहीं बहुत ज्यादा एडवांस था। और सबसे बड़ी बात कि जो भी मेट्रो हमने एक इंटरसेल बिडिंग सिस्टम के थ्रू किया, जो मेट्रो लिया सारे हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो रहे थे। मुझे खुशी होती थी, मैं जाके फ्लैग ऑफ करता था कि हमारे यहाँ से मेट्रो सिस्टम ये जा रहा है, मैड्रिड जा रहा तो ये सिस्टम हमारा जो है वैंकूवर जा रहा तो ये सिस्टम हमारा ब्रिस्बेन जा रहा है, तो ये हमारा सिस्टम जो है जोहान्सबर्ग जा रहा है। आज हिंदुस्तान मेट्रो सप्लाई दूसरे देशों का, यही नहीं, तमाम किस्म की मेक इन इंडिया का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने निर्धारित किया, आज हम लगभग 80% आत्मनिर्भर हो चुके हैं। चाहे सिविल सिस्टम हो, मैकेनिकल सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, आपका उसका जो मेट्रो का जो ये कोच का सिस्टम हो, सारा का सारा आपके डिजिटल और टेलीकॉम का सिस्टम हो, सारा का सारा हम बहुत कुछ आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो ये जो मेक इन इंडिया की जो बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आज जो मेक फॉर द वर्ल्ड की बात हो रही है, ये कौन करेगा? आप करेंगे। आपका जिम्मेदारी बनता है कि बच्चों को केवल वो स्टूडेंट रोट लर्निंग नहीं करना है, बल्कि उनको क्रिटिकल थिंकिंग उनके दिमाग में डालना है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन बच्चों को, आप उन्हें ऐसा बनाओ कि वो एंटरप्रेन्योर बने, वो मेक इन इंडिया के साथ जुड़ करके इनोवेटर बने, कुछ नया सोचें, कुछ नया सोच कर उसे करने के लिए इनक्यूबेट करें, इनक्यूबेट करके उसको
मार्केट रेडी उसको बनाने के तैयार करें, और फिर उसके बाद वो उससे लेके नहीं जाए। हमारे देश में लगभग 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल, 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल पैदा होते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, खुशी नहीं होगी, उसमें से अधिकांश लोग इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। वो ऐसे लोग होते हैं जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग का एबीसीडी बहुत बार बेसिक चीज नहीं कर सकते, और वो इसलिए नहीं कर पाते कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने की जगह पे उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज तो बता दिया गया, सारा का सारा उनको जो सर्किट बता दिया गया या उनको जो मशीन के बारे में बता दिया गया, लेकिन वास्तव में मशीन कैसे काम करती है वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। लेकिन अब समय है जबकि आप उन बच्चों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन दे सकते हैं। आप उन बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप कहिए कि हमारे पास तो मशीनें नहीं है, मैं नहीं जानता। मैं आज अभी मैंने डायरेक्टर साहब से निवेदन किया कि मैं आपका पूरा कैंपस देखना चाहता हूँ, मुझे समय नहीं मिला, पर्याप्त नहीं मिला, नहीं तो मैं आपके लेबोरेटरी भी जाकर देखता, बहुत सारी चीज देखने का मन था मेरा। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन सब चीजें सारा देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत कुछ चीजें सिमुलेट कर सकते हो, कर सकते हो। जो हमारा बीटेक का प्रोजेक्ट जिसमें मैं बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट बनाया था, उस जमाने में 1994 में मैंने X5 प्लॉटर बनाया था, क्योंकि हमारे जो गाइड थे प्रोफेसर श्रीवास्तव अमेरिका से आए थे, और उनको हमने पूरा का पूरा उसका सिस्टम बनाया, पूरा उसके प्रोग्राम लिखे, उस समय हमने उससे सर्किट बनवाया, उससे कॉल लिखवाया, उससे बी लिखवाया, ये सब सारा को। उस समय तो जब प्रिंटर थे नहीं, तब तो हमारे पास टाइपराइटर होता था। मैं था और हमारे साथ श्रीकांत श्रीवास्तव मेरा मित्र था, हमारा जो क्लासमेट, हम दोनों मिलकर के करते थे। और प्रोफेसर श्रीवास्तव उस समय अमेरिका से लौट करके आए थे, और उनके घर पे उतने सारे टूल्स थे, उनके घर पे बैठ कर बहुत चीज बनाते थे, कंप्यूटर साइंस में बैठ करके वहां पे उसके प्रोग्राम सीखा करते थे, और उसके बाद उसको चालू कराया। जब हमने लिखवाया उससे अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम से कॉल लिखवाया, तो लोग इतनी सारी तालियां पीटे कि क्या कमाल का काम हो गया। ये समय की बात, और तब कुछ नहीं था, आज तो इतना सारा चीज हो रखा है, सारा सिस्टम, इतनी सारी रिसोर्स मटेरियल आपको पड़ा हुआ है, जिससे आप बच्चों को उन्हें इतना प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं। आप बच्चों को सोल्यूशन प्रोवाइडर बनाइए। बच्चों को, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं कि प्रॉब्लम वो देख करके प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं। प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए उनका माइंडसेट बदलने की जरूरत है। दिमाग में सोच होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन में ये निकलेगा। अगर सोल्यूशन ओरिएंटेशन होगा तो बच्चे अलग किस्म से बिहेव करेंगे, और हमारे आने वाले जो नए भारत है, उस नए भारत के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड हमें इंजीनियर चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड हमें एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड हमें लोग चाहिए जो कि सोल्यूशन निकाल सके। वो प्रॉब्लम को लेके पढ़े नहीं, प्रॉब्लम को पहचाने, प्रॉब्लम तो होना ही होना है। आप जब उसे उन्नत भारत अभियान के तहत बच्चों को गांव में भेजते हो तो देखो, क्योंकि इतना ज्यादा फोकस होता है। आपने माननीय प्रधानमंत्री को सुना होगा बार बार, आपने सुना होगा ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग क्या है कि जिससे जिंदगी आसान हो जाए, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, आपके गृह उद्योग हो, घर के उद्योग हो, ऐसे तमाम सारी चीजें हमारी माताएं हैं घर में जो कि काम कर रहे हैं, उनके जिंदगी को कैसे आसान कर सकते हैं, हर सिस्टम को कैसे आसान कर सकते हैं, उसको सोचे और सोच करके अपने सोल्यूशन को अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी उसको बनाने की कोशिश करें, वो सोल्यूशन निकाले, आप उसे इनकरेज कर सकते हैं। अगर टीचर और स्टूडेंट का अगर संबंध ऐसा बनेगा तो ऑब्वियसली टीचर से ज्यादा टीचर, आज भी मैं कैसे, मुझे श्रीवास्तव का नाम याद है, प्रोफेसर श्रीवास्तव कहाँ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल के अंदर बसे हुए प्रोफेसर श्रीवास्तव, क्योंकि कितने दिनों तक घर में उनके घर में बैठ करके मैं और श्रीकांत उसने उनके घर में बैठ के काम किया करते थे। वो हमारे साथ लैब में आ जाया करते थे। वो तभी उस समय कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से छोड़ करके आए थे, वो IIT कानपुर में प्रोफेसर बने थे, एसोसिएट प्रोफेसर बने थे। इतना हम लोग उनके साथ काम करते थे कि उनके साथ जुड़ गए थे, बिल्कुल दिल से जुड़ गए। तो जब आप उनके साथ काम करोगे तो एक अलग किस्म का आपको देगा। आज हमें जो सोचने की बात है कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, जो हमने बात किया था सवेरे, आप में से कुछ लोग रहे होंगे, पंच प्रण में एक प्रण को आपका चौथा प्रण कहता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि देश की एकता, सब लोग मिलकर के काम करें। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे यहाँ काम करता ही नहीं है। सबसे पहले तो हमारा विमेन काम नहीं करते, कैसे इतना बड़ा 50% पावर उसको बिल्कुल अलग किए हुए। या बहुत सारे लोग हैं जिनको अक्षम किए, उनकी जो फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करते, कैसे हम उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको डाइवर्जन कर सकते हैं। तो आप एक इंक्लूसिव इंडिया जिसमें समाज का कोई भी वर्ग बचे नहीं, हर एक को अपना कंट्रीब्यूट करना है, कैसे कंट्रीब्यूट, उसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं।
स्मार्ट डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते थे, स्मार्ट सिटी की जब बात करते थे, स्मार्ट सिटी हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे स्मार्टनेस को केवल 3 शब्दों में जोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी स्मार्ट हो, इन 3 शब्दों को याद रखोगे तो आपके स्मार्ट का डेफिनेशन आ जाएगा। और हमें भी बहुत, जब 25 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन, उसका शुभारंभ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा स्मार्टनेस क्या है? टू गेट मोर फ्रॉम लेस, टू गेट मोर फ्रॉम लेस। आपके पास अगर सपोज करो कि मान लो उदाहरण के लिए आपका 10,000 लीटर पानी है, आप 10,000 लीटर पानी में अगर 100 लोगों को पानी पहुंचा सकते हो, तो कैसे क्या अगर हमारे पास 150 लोगों, क्या 150 लोगों को भी पानी पहुंचा सकते हो? 1,000 लीटर में, 10,000 लीटर में पहुंचा सकते हो, प्रोवाइडेड यू यूज योर रिसोर्सेज ऑप्टिमली। और ऑप्टिमली कैसे यूज करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का लेयर चाहिए, और टेक्नोलॉजी का लेयर जो होगा, उस टेक्नोलॉजी के लेयर के आधार पे आप जिसको जिस समय जरूरत है उसको उतना पहुंचा सकते हो। अभी मैं भुवनेश्वर में था, भुवनेश्वर में याद करा था 2021 में, भुवनेश्वर के पुरी शहर को आप जानते हो, अभी मैं पुरी गया हुआ था। पुरी में 2021 में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था वाटर के बारे में, 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप, यानी 24/7 आप पानी में जब कभी टैप खोलोगे पानी गिरेगा, और पानी ऐसा गिरेगा जिससे आप पानी लेके पी सकते हो, उसमें आरओ में डालने की जरूरत नहीं है। इस क्वालिटी का पानी गिरेगा जो कि आप पानी पी सकते हो। ये तो पहले सपना दिखता था, आप सपना नहीं बल्कि साकार हुआ। पूरी में जब 2021 के अक्टूबर में हम लोगों ने लॉन्च किया ड्रिंक फ्रॉम टैप 24/7, वो साकार कर दिया। आज भुवनेश्वर में वहां बहुत अच्छे प्रमुख सचिव थे, बहुत दिनों से ये चीज हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत अच्छे प्रमुख सचिव थे जिनकी माध्यम से वहां पे ये चीज सक्सेसफुल हुआ। वहां पे 24 शहरों में ड्रिंक फ्रॉम टैप 24/7 वाटर सप्लाई। हमने उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में अयोध्या सर को, मैं सुबह आपसे बात कर रहा था, ग्रिड की बात कर रहा था, एथिक्स की बात कर रहा था। जो लोग आप में से वहां पे रहे होंगे, बहुत लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसमें हो जाने दो, अभी चल जाने, अगले बार देखेंगे। अगले बार कभी नहीं आता, तो एक बार गलत कर देता, गलत करने की आदत पड़ जाती है। एथिक्स के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। आप ये ध्यान मान के चलिए कि आपको अगर एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, शॉर्ट टर्म यू विल गेट टू गेन एंड यू विल गेन इमेंसली, बट लॉन्ग टर्म you will fall flat. You are not going to survive. मैं इसलिए कोई मोरालिटी नहीं प्रीच कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। जो सिस्टम एथिकल होते हैं, जिस कंपनी में एथिक्स होती है, वो कंपनी लंबे समय से 200 साल चल रही है, 300 साल चल रही है, 400 साल, 500 साल, इन साल इंस्टीट्यूशन चलते हैं ओनली ऑन देयर एथिक्स, ऑन देयर वैल्यू सिस्टम। लेकिन जहाँ एथिक्स एंड वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करना चालू किया, वो देखने में शुरुआत में लगता है कि क्या कमाल का फूल रहा है, लेकिन वो 5 साल, 10 साल, 20 साल वो दिन गिनना चालू करता है कि कब वो खत्म होने वाला है। ये भी बच्चों में आपको, कि जो आपको हमारे यहाँ तो नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि अब मैं चूंकि एकेडमिक सिस्टम में नहीं हूँ अभी, लेकिन हम जब पढ़ते थे, जब हम चाहे सिडनी में पढ़ते थे या मैं द हेग में पढ़ता था, मैं पढ़ने का बहुत, वॉशिंगटन डीसी में मुझे पढ़ने का मौका मिला, लंदन में मुझे पढ़ने का मौका मिला। वहां पे प्लेजरिज्म वाज द बिगेस्ट पनिशमेंट, प्लेजरिज्म वाज द बिगेस्ट पनिशमेंट। हमारे यहाँ प्लेजराइज लोग इतना कर देते हैं, किसी का चीज कहीं से कर देते हैं, तो ये आपका एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेजराइज करेंगे, यस, अगर आप कोट करना चाहे कोट करो, बट गिव द क्रेडिट, डोंट मेक इट एज योर ओन। अगर आप ये करोगे तो उससे क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। ज्ञान को अगर बढ़ाना है तो ज्ञान को सिनर्जाइज करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एंड देयर इज नथिंग लाइक कि आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, हम इस बार छोड़ देते हैं, बच्चे हैं कोई बात नहीं, मेक एन एग्जांपल सो दैट द स्टूडेंट्स कैन लर्न इट and they can make this becomes a deep down into inside their system। वो उसके बाद अपने आप को उससे फिर अलग नहीं होंगे। तो इसको तो आप, इनफैक्ट हमें तो जो है, मैं बताऊं कि प्रेजेंटेशन हम करते थे जो एमबीए स्टूडेंट, हमें कहा जाता था 10 स्लाइड, एक स्लाइड में 8 लाइन से ज्यादा नहीं, एक लाइन में 8 शब्द से ज्यादा नहीं। और हम जब इससे ऊपर जब करके थे तो शुरुआत में तो हमको बड़े स्मार्ट थे, बड़े आईएएस अफसर है, बहुत सारे वो है। उसके बाद हम जाते थे तो पता चला कि आपको बड़ा सा अंडा मिल जाता। तो अगर आपको अच्छा करना है, और वो बहुत बड़ा अंडा और अड्डा के साथ एक डंडा अगर हो जाए तो कितना बड़ा फायदा हो जाता है, आपको जानते हो, आपको फर्क मालूम है। बच्चे अपने आप को लाइन में आ जाते थे सब। फिर हमने तो सारे प्रेजेंटेशन वैसे करने चालू कर दिए, और मेरी आदत बन गई। जब मैं सेक्रेटरी बना या एडिशनल सेक्रेटरी अभी मैं करता हूँ तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल फोकस प्रेजेंटेशन होते हैं।
अदरवाइज इतनी सारी कहानियां बनाना चालू करते हो. You can discipline the people, n number of ways to it you bring discipline. क्योंकि आप उनको तैयार कर रहे हो कल के भारत के, जो मैंने कहा ऐसा भारत जो विकसित भारत होगा, उसके लिए आप उनको तैयार करो, उसके लीडरशिप के लिए तैयार कर रहे हो, और वो तैयार करो, उसके लिए आपको उनमें स्ट्रेंथ, उनमें एथिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता है. जो आपकी इसमें हमारा जो डिजास्टर के बारे में, जो डिजास्टर रिजिलियंस इतना इंपॉर्टेंट, डिजास्टर रिजिलियंस जो कि इतना सारा आपने देखा है, तमाम सारे किस्म किस्म के डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर, उसके बारे में रेजिलियंस के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसके बारे में उनको सेंसिटाइज करिए. बच्चों की थिंकिंग बदलिए, उनकी सोच को बदलिए कि कैसे आप उसको नए सोच से आप उसको सिस्टम को डिजास्टर रेजिलिएंट कर सकते हो. सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल फील होना, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो आप जिसको कर सकते हो, जैसे कि आपने मैंने कहा कि जो है आपको जैसे कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो है, अभी मेरी आप लोगों से बात हो रही थी, कैसे आप लोगों में इस प्रकार की भावना को ला सकते हो, कैसे एनएसएस के माध्यम से, कैसे अन्य तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, कुछ नहीं, आप अपने कैसे समाज को जब उनको समझ करके उनकी सोल्यूशन लाने की कोशिश करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो. आपका बहुत बड़ा हथियार है. और लेट मी टेल यू, जब आप इस तरह का काम करते हो तो सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? आपको खुद फायदा मिलता है, क्योंकि यू फील वेदर आपके डायरेक्टर साहब आपके पीठ पे थपथपाए न थपथपाए, आपके डीन साहब थपथपाए न थपथपाए, आपका जो है आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थपथपाए न थपथपाए, लेकिन आपको एक तो हमेशा आपका पीठ थपथपाता है, वो आपका खुद की आत्मा होती है, जो कि आपको हर समय देखती होती है, हर समय आपको इवेल्युएट करती रहती है. आपकी आत्मा जो कि सबसे शुद्ध, जो हमारे सुबह राघवन साहब बात कर रहे थे कि जो आनंद के खोज में है, जो आनंद के खोज में अन्नमय से लेकर के मनोमय से लेकर के ज्ञानमय से लेकर के विज्ञानमय से लेकर के आनंदमय, उस आत्मा का जो यात्रा है वो आनंद के खोज में, वो यात्रा हर समय आपको वॉच करती रहती है, हर समय आपको देखती रहती है, आपको बताती रहती है. आप एक अच्छे टीचर हो, आप अच्छे टीचर नहीं, आप अच्छे रिसर्चर हो, आप अच्छे रिसर्चर नहीं हो, आप देश के लिए कंट्रीब्यूट करो, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, क्योंकि देश तो बदल रहा है. सवाल ये है कि आप बदल रहे हो नहीं बदल रहे हो, आप उससे अपने आप को अलाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. देश को जरूरत है आपकी, आप उसको अपने पूरा करने की कोशिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो. कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि चलो जब कोई नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, ऐसे ही बड़ा एटीट्यूड होता है. अगर कोई नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं. लेकिन आपकी अंदर की अंतरात्मा आपको देख रही है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आप करोगे तो बहुत फर्क लाएगा, बहुत सारा फर्क लाएगा. मैं अब इससे बहुत लंबी से मैंने बहुत सारी बातें मैंने नोट रखा है. आपकी इस समय जरूरत है लोगों को जो है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने बात की कि आपको पेटेंट एंड पब्लिकेशंस, मैंने देखा कि कुछ 41 पेटेंट आपने कर रखा है पिछले 5 साल के भीतर. कैन वी एक्सेलरेट दैट, कैन वी एक्सेलरेट दैट, जरूरत है देश को. और पेटेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आपको न्यूटन का लॉ बना करके पेटेंट करना है. ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि लोगों की जिंदगी को जो है ईज ऑफ लिविंग ला सकती है, बेहतर बना सकती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकती है, ऐसी चीजों को भी पेटेंट आप कर सकते हो. छोटे छोटे प्रोडक्ट कैसे कि इनको पानी की खपत कम कर सकते हैं, आप उससे कर सकते हो. कैसे हम लोग और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, उसको आप कर सकते हो, पेटेंट कर सकते हो. आप एक बार सोचना तो कोशिश करो, आप बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हो. बिकॉज यू आर ए प्रोफेसर, आप एक शिक्षक हो, आप एक नई जनरेशन को तैयार करने में लगे हो, और वो जनरेशन जो आने वाले समय के लिए विकसित भारत 2047 को साकार करने जा रही है. नहीं तो होगा क्या, आपको लगेगा वो तो होना ही है, क्योंकि मैं देखो प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे लगभग 10 साल 7.5 साल भारत सरकार में 2.5 साल चीफ सेक्रेटरी में काम करने का मौका मिला. जो संकल्प किया उसको सिद्ध करके दिखाया. जैसे जब आपको उदाहरण दूं मैं, जब उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का जब उन्होंने घोषणा की थी लाल किले के प्राचीर से, आज मैंने कई सारे उदाहरण दिए लाल किले के प्राचीर से, पूरे देश भर में बात हुई थी किस प्रकार की बात है, क्या कभी हमारा देश साफ हो पाएगा? आज इतने सारे प्रोफेसर में कौन कह सकता है कि देश साफ नहीं होता है? मैं नहीं कहता कि बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन साफ होने के रास्ते पे चल पड़ा. दुनिया भर हमारे बारे में बात करती है कि जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री हो या हम गार्बेज फ्री हो, कितना सारा काम उन्होंने कर दिया. हर कोई दुनिया में आता लोग हमारे बारे में बात करते हैं. जब उन्होंने कहा हाउसिंग फॉर ऑल, दुनिया भर में हम सबको सब लोगों को हाउसिंग फॉर ऑल कर देंगे,
जब मैं सेक्रेटरी बना, अर्बन सेक्रेटरी बना, तो उस समय हमारा जो पहले एडिशनल सेक्रेटरी होता था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, और उसमें एक दूसरी मिनिस्ट्री होती थी हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, वो लोग हाउसिंग का काम देखते थे। जब मैं सेक्रेटरी बना तो हमको दोनों मिनिस्ट्री को जोड़ करके हाउसिंग अर्बन अफेयर्स बना दी गई। 2 सेक्रेटरी होते थे, 2 मिनिस्टर होते थे, उसको जोड़ करके एक मिनिस्ट्री बना दी गई, उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स हुआ। और मैं शुरुआत में, जब मैं अपने सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हमारे जो मेन, जैसे कि आपके लिए डीन है वैसे हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, जब ज्वाइंट सेक्रेटरी से प्रेजेंटेशन ले रहा था तो मेरे लिए हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन बिल्कुल नया चीज था। जो बंदा हमारा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बाद में मेरे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी था यूपी में, वो अभी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी का, वो हाउसिंग अर्बन का वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करता था वहाँ। उस समय प्रेजेंटेशन ले रहा तो बोला, साहब प्रधानमंत्री जी ने तो 1 करोड़ का लक्ष्य कर लिया, अब तक हमारे देश में केवल 8.5 लाख मकान यूपीए के 10 साल में बने, उसमें भी 2 लाख मकान खाली हैं, बंद करके खड़े हैं, उसमें कोई घुसना नहीं चाहता, जाना ही नहीं चाहता, यानी 6-6.5 लाख मकान। और यहाँ टारगेट 1 करोड़ का रख दिया, 1 करोड़ से भी ज्यादा का, पता नहीं हाउसिंग फॉर ऑल करेंगे कितना होगा, यही नहीं मालूम कितना होगा। और मैं बात कर रहा हूँ 2017 के जून का, जब मैं सेक्रेटरी बना था, तो मैंने उससे पूछा, ये बोला तुम्हारा सबसे मुश्किल कौन सा है, किसको तुम मतलब नहीं हो सकता है? बोला साहब चार आपके वर्टिकल है हाउसिंग फॉर ऑल के। पहला वर्टिकल है बेनिफिशियरी रेट कंस्ट्रक्शन, वो तो हो जाएगा, जिसका जहाँ जमीन है वहां बना लेगा। दूसरा एएसपी एफोर्डेबल हाउसिंग फॉर जो है वो, उसमें वो अभी बन जाएंगे क्योंकि मल्टी स्टोरी बन जाएंगे। तीसरा आईएसएसआर इंस्टीट्यूशनल रीडेवलपमेंट, वो भी शायद संभव कुछ हो जाएगा। लेकिन सीएलएसएस क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो कि बैंकों से लोन लेकर के देना, कौन बैंक इन गरीब लोगों को लोन देगा? कौन बैंक इन गरीब लोगों को लोन देगा? उन्हें मकान बनाने के अपना बैंक को डुबा देगा। मैंने कहा यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम। बोला साहब इसमें लक्ष्य 10 लाख है, 1 करोड़ से ज्यादा होगा, उसमें 10 लाख यही मकान बनाने, ये तो संभव नहीं। तो हमारी पहले वाली जो सेक्रेटरी आपने पहले की थी, आपसे पहले जो सेक्रेटरी तो कहती थी कि कहाँ से अगर 20 लाख भी हो जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने कहा ये बात है, चलो कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले तुम्हारा सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन है, आई विल फर्स्ट अटेम्प्ट द हार्डेस्ट क्वेश्चन, वो है सीएलएसएस। और आपको मालूम आज कितने सीएलएसएस बन गए? आप गेस करोगे कितने बने होंगे जो बैंकों के लोन लेकर के? कोई गेस कर सकता है? कभी आप लोग पढ़ते होंगे, कभी कोई आपने अर्बन कभी देखा होगा। 25 लाख से ज्यादा मकान क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम आज बन चुके हैं। बैंकों ने गरीबों को लोन दिया और वो लोन उनके वापस भी हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम हमने उसके बाद अगले 2 महीने तक लगातार हर हफ्ते में मीटिंग करता था नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, तमाम सारे बैंकों से बैठ के जितनी सारी समस्याएं थी सबको निदान किया, क्योंकि गरीब आदमी कभी भी कर्जदार होकर नहीं मरना चाहता है। बड़े लोग तो कर्जदार होकर मर सकते हैं, लेकिन वो गरीब आदमी, उसकी आत्मा कभी, क्योंकि मैं भी एक बहुत साधारण परिवार से पैदा हुआ, तो मुझे मालूम है कि हमारे पिताजी की क्या भावनाएं थी, हमारे परिवार में लोगों की क्या भावनाएं थी। वो हमेशा ईमानदारी से और भगवान के पास जाए तो हिसाब देना चाहता कि मैं कहीं किसी का कर्जदार नहीं था। और आज 25 लाख से ज्यादा मकान क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में बन गए। जो इम्पॉसिबल दिख रहा था वो पॉसिबल हो गया। और केवल एक बात थी मेरे मन के अंदर, दिल में विश्वास था कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो सोच करके कहा होगा। उसकी उनकी उस सोच को, उनके उस संकल्प को साधने के लिए पूरी की पूरी जान लगा दी और वो संभव हो गया। ऐसे तमाम सारे मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ जो उन्होंने विकसित भारत की जो संकल्पना की पूरे देश में, तो संभव होना है। सवाल यह है कि क्या आप उसके पार्ट रहोगे या आप उसके अपार्ट रहोगे? क्या आप उसे सड़क के किनारे खड़ा होकर के बस को जाते हुए देखोगे, या सड़क में बैठकर उसमें गाड़ी में बैठ करके आप भी यात्रा करोगे, या ड्राइवर के सीट पर बैठ करके चलाओगे कि ये गाड़ी हमें सब विकसित भारत 2047 तक पहुंचाएगी? आपका निर्णय खुद को करना है। आप प्रोफेसर हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, तमाम सारी अच्छी संस्थाओं से पढ़ करके आज आप इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हो। अब आपको निर्णय लेना है। मैं कहूँगा कि निर्णय लीजिए वो कि मैं भी ड्राइवर की सीट पर स्टीयरिंग अपने हाथ में रखूंगा और देश को विकसित भारत बनाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा। फिर आप देखेंगे आज जो इनोवेशन का माहौल है, एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल है, आज जो स्टार्टअप का माहौल है, आज जो हमारी नई टेक्नोलॉजी का माहौल है, आज हमारे देश में जिस प्रकार की परिवर्तन, आपको पूरा का पूरा एक परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आ रहा है। आप उस परिवर्तन से बच्चों को सरोकार करेंगे और आप वही सफलता हासिल करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।